हायर परचेज। अपने को अब आज क्या पढ़ना है? अपने को आज पढ़ना है कि इनका ये जो कैलकुलेशन अपने लास्ट क्लास में सीखे उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा सर। तो दो के बुक्स में सीखना है, हायर वेंडर के बुक में और हायर परचेजर की बुक में, ठीक है ना। ये दोनों के बुक्स में इन फिगर्स को प्रेजेंट कैसे करना है वो सीखना है। असली टॉपिक यही है अपने काम का। तो देखो सबसे पहले हम आपको दिखाता है हायर, मेनली एग्जाम में सर किसके बुक में आता है? ज्यादातर एग्जाम में हायर परचेजर के बुक में है, बायर के बुक्स में ही अकाउंट्स का मेन काम है। तो देखो जर्नल एंट्री वाइज सीखोगे ना बेटा तो टोटल दो टाइप का प्रैक्टिकल सम बनता है। पहले तो ये समझो, जैसे याद है डिप्रिसिएशन मेथड, नॉर्मल मेथड और प्रोविजन मेथड। यहां पर भी नॉर्मल मेथड और एचपी सस्पेंस मेथड, सेम वो प्रोविजन मेथड के कारण सस्पेंस मेथड में आएगा। एग्जाम में अगेन सस्पेंस मेथड आया नहीं है, एक आध बार आया, वो भी बहुत साल पहले। तो नॉर्मल मेथड ही आता है। बट आपको दोनों मेथड सीखना है कि अगर कंपनी नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे एसेट के खरीदने को, ईएमआई के पेमेंट को, डाउन पेमेंट को, तो कैसे रिकॉर्ड करेगा, और अगर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जाए तो कैसे जाएगा, यानी प्रोविजन मेथड टाइप बोल सकते हो इसको। ये दो टाइप का प्रेजेंटेशन सीखते हैं। अब इसमें इन दोनों ही मेथड में दो टाइप का केस बनता है। आज पहला केस पढ़ेंगे। सर क्या केस? हम पूरा ईएमआई पेमेंट कर दिया, कोई फेलियर नहीं हुआ, एसेट मेरा हो गया। और दूसरा केस पढ़ेंगे, हम बीच में अचानक ईएमआई देने में फेल हुआ, सामने वाला एसेट उठा के ले गया। ठीक है सर। एग्जाम में कौन सा आएगा? दूसरा वाला। एग्जाम में ऑलवेज दूसरा वाला ही आएगा। अरे बेटा पहला वाला में कुछ है ही नहीं करने को, वो टाइम पास हो जाएगा। लेकिन चलिए सर आज पहले वाला से करते हैं कि बेसिक एंट्री सीख सके, और फिर वो उठा के ले जाने वाला केस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आज हम लोग अल्टीमेटली पढ़ने क्या जा रहे हैं सर? हम लोग हायर परचेजर के बुक में और हायर वेंडर के बुक में, मतलब सेलर और बायर, परचेजर मतलब बायर, वेंडर मतलब सेलर, दोनों के बुक्स में नॉर्मल केस, अगर हम नॉर्मल केस एंड सस्पेंस केस दोनों ही केस में हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे और लेजर क्या बनाएंगे अगर फुल ईएमआई पेमेंट हो जाए तो। आज का टॉपिक यही है। दोनों के बुक्स में दोनों मेथड से अगर फुल ईएमआई पेमेंट हो जाए मतलब केस 1। तो सबसे पहले आता है हायर परचेजर की बुक को, नॉर्मल केस से चालू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे सर? हम एसेट खरीदेंगे, तो खरीदने का एंट्री क्या होगा? यहाँ पे एक एंट्री मिसिंग है, देखो एंट्री नंबर 2 से चालू हो रहा है, तो पीडीएफ बनाते समय गलती हुआ है। पहला एंट्री क्या होगा सर? आप बायर के बुक में एंट्री पास करना सीख रहे हैं, पहले बिल्कुल बायर के बुक में सीख रहे हैं। सबसे पहला एंट्री होना क्या चाहिए सर? एसेट खरीदने का एंट्री। तो एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग जो भी हो सकता है वो, ट्रक, फर्नीचर जो भी हो सकता है वो। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, ये उधार में ले रहे हैं ना ईएमआई पे, तो हायर वेंडर अकाउंट। सर इसमें ईएमआई इंक्लूडिंग वैल्यू आएगा, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड वैल्यू आएगा। हाँ बिल्कुल। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एक तो एंट्री, पहला एंट्री क्या होगा? बाइंग करने का एंट्री। सर दूसरा एंट्री क्या होगा? अब दूसरा एंट्री क्या सर? सबसे पहले क्या करेंगे? वो हमको पूरा एसेट क्या ईएमआई पे दे देगा क्या? नहीं सर, वो पूरा एसेट ईएमआई पे नहीं दे सकता, थोड़ा तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। तो थोड़ा पैसा देने को क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। तो सर डाउन पेमेंट की एंट्री कीजिए। तो हायर वेंडर को पैसा मिला, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है। अब आएगा सर ईयर एंडिंग, या जो जिस दिन ईएमआई का डेट है उस दिन पहले इंस्टॉलमेंट का ड्यू एंट्री पास होगा और फिर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का एंट्री। इंस्टॉलमेंट का ड्यू एंट्री मतलब इंटरेस्ट का बुकिंग एंट्री। पहले कोई भी अकाउंट्स में ना खर्चे को पहले बुक करना पड़ता है, बाद में पे करते, डायरेक्ट इंटरेस्ट टू बैंक नहीं कर सकते। तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू एंट्री। हायर परचेजर की बुक में इंटरेस्ट क्या है? खर्चा की इनकम? खर्चा डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये किसको देना है पैसा? हायर वेंडर को।
तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर एंट्री हो गया तीसरा। अब सर इंटरेस्ट और वो प्रिंसिपल सब मिला के पेमेंट कर दीजिए, मतलब ईएमआई पे कीजिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कीजिए। पेमेंट का एंट्री तो बेटा एक ही ना, हायर वेंडर टू बैंक। सर चाहे डाउन पेमेंट करें चाहे ईएमआई का पेमेंट करें, पेमेंट का एंट्री तो एक ही हो। तो बायर के बुक में अब तक क्या क्या एंट्री पास हुआ? एसेट खरीदने का एंट्री, एसेट टू हायर वेंडर, डाउन पेमेंट का एंट्री, हायर वेंडर टू बैंक, इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी ईएमआई पेमेंट का एंट्री, हायर वेंडर टू बैंक। अब डिप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? परचेजर की सेलर? परचेजर ऑलवेज। तो परचेजर डिप्री का एंट्री करेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और ये जो इंटरेस्ट को डेबिट किया और ये जो डिप्री को डेबिट किया, अल्टीमेटली ये सब कहाँ चला जाता है? एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? पीएल में। तो आखिरी एंट्री हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। अब एवरी ईयर ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंट्री रिपीट होता रहेगा, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा। खरीदने का एंट्री और डाउन पेमेंट का एंट्री तो पहले ही साल होगा खाली, उसके बाद हर साल इंटरेस्ट डिप्री ट्रांसफर, इंटरेस्ट का बुकिंग पेमेंट डिप्री ट्रांसफर, इंटरेस्ट का बुकिंग पेमेंट डिप्री ट्रांसफर। तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये 4 एंट्री रिपीट होता रहेगा। यही है बायर की बुक्स का काम, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सम करते हैं सर, ज्यादा अच्छा पिक्चर समझ में आएगा। जब हमें मुझे जनवरी 1, 2015 को गोपीनाथ एंड कंपनी एक्वायर्ड अ पिकअप वैन। एक कंपनी है गोपीनाथ एंड कंपनी जो है पिकअप वैन खरीदे, पिकअप वैन मतलब छोटा वाला ट्रक, ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड। फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो ट्रक बनाता है छोटा, वहां से पिकअप वैन खरीदा। कैश प्राइस ऑफ द वैन जो है वो 1 लाख है। सर जी कैश प्राइस दे दिया, चलो जिंदगी आसान की। मेरा एक गलती हुआ बोलने में, ये जो पहला एंट्री परचेज का पास करोगे ना, उसमें ओनली कैश प्राइस होगा, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं हो सकता। तुम इंटरेस्ट को तो अलग से बुक कर ही रहे हो ना, तो इसमें केवल इसीलिए पहले सबसे पहले कैश प्राइस चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि पहला ही एंट्री कैश प्राइस से चलो। तो 1 लाख रुपया कैश प्राइस का एक पिकअप वैन खरीदा है, तो गोपीनाथ एंड कंपनी अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? पिकअप वैन टू फ्रेंच मोटर। ठीक बात। जनवरी 1, 2015 को सर उसके बाद क्या हुआ? सर तुरंत साइनिंग अमाउंट पे डाउन पेमेंट भी दिया 40,000 रुपया का। तो फ्रेंच मोटर टू बैंक 40,000 रुपये। एक मिनट हो गया। अब क्या करना है? सर बैलेंस बोला है वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। मतलब ये 20,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है? 20,000 का ईएमआई देगा, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नॉट इंक्लूडेड है? नॉट इंक्लूडेड है। तभी तो सर देख लीजिए 1 लाख का गुड्स का दाम था, 40,000 अगर डाउन पेमेंट दे दिए, बचा कितना? 60,000। तो वही 60,000 तो बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगा 20। अब हर बार जब इंटरेस्ट भी ऐड कर लेना उसमें, ठीक है करेंगे। बोला इंटरेस्ट कितना है? बोला 6% पर एनम, और डेप्रिसिएशन बोला स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम। आपको बोला जर्नल एंट्री पास करो और रेलेवेंट अकाउंट भी बना के दिखाओ गोपीनाथ के बुक्स में। ठीक है सर, चलिए। तो सर पहला दोनों एंट्री क्लियर है, तीसरा एंट्री पे आ जाइए। 31 पहला ईएमआई कब ड्यू होगा? 31 दिसंबर 2015। तो 31 दिसंबर 2015 के दिन से पहले तो इंटरेस्ट का बुकिंग कीजिए। तो उस पर्टिकुलर डे के कितना पेमेंट बाकी है? सर 60,000 बाकी है अभी भी देना। तो 60,000 का 6%। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर 3,600। ठीक है ना? अब इंटरेस्ट के बाद क्या करोगे? सर ईएमआई को पे कीजिए। तो फ्रेंच मोटर टू बैंक वो 20,000 प्लस 3,600 का इंटरेस्ट, पूरा 23,600 दे दिए उसी दिन। अब सर डिप्रिसिएशन का एंट्री पास कीजिए। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन। 1 लाख का मशीन है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1 लाख का 10% 10,000। तो डिप्रिसिएशन टू पिकअप वैन 10,000। और फिर ये इंटरेस्ट का अमाउंट और ये डिप्री का अमाउंट को पीएल में भेज दीजिए।
तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, पूरा पीएल में चला गया। पहला साल खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड ईयर में सर सेकंड ईयर में पहला 2 एंट्री मत कीजिए, सेकंड ईयर में बस ईयर एंड से वो इंटरेस्ट ड्यू से एंट्री चालू कीजिए। इस दिन कितना पैसा देना बाकी है? 40,000 देना बाकी है। 1 लाख था, 40,000 डाउन पेमेंट दे दिया, 20,000 पहला ईयर के एंड में ईएमआई में दे दिए, तो बचा 40,000। तो 40,000 का 6% इंटरेस्ट 2400। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर 2400। अब सर उसी दिन ईएमआई पे कीजिए 20,000 प्लस ये इंटरेस्ट, तो फ्रेंच मोटर टू बैंक पेमेंट हो गया 22,400। सर डिप्रिसिएशन कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है तो हर साल सेम ही अमाउंट होगा डिप्री का, है ना? तो वही डिप्रिसिएशन टू पिकअप वैल्यू। सर अगर ये डब्ल्यूडीवी मेथड बोला होता तो कोई दिक्कत नहीं था बेटा, पहला साल एसेट का वैल्यू 1 लाख था, 10,000 का डिप्री हुआ तो बचा 90,000, तो ये 90,000 का 10% हो जाता और क्या होता। अब सर डिप्री और इंटरेस्ट दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। आ जाइए थर्ड ईयर में, फिर से सेम, पहले इंटरेस्ट को ड्यू कीजिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर। अब कितना रुपए देना बाकी है? सर 20,000 बाकी है आपका, अभी भी देना। 1 लाख था, 40,000 डाउन पेमेंट दे दिए, फर्स्ट ईयर के एंड में 20,000, सेकंड ईयर के एंड में 20,000 दे दिए, तब थर्ड ईयर के एंड में 20,000 ही देना बाकी बचे। तो 20,000 का 6% 1,200 का इंटरेस्ट बुकिंग किए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर। फ्रेंच मोटर को फिर पेमेंट किए तो फ्रेंच मोटर टू बैंक 20,000 प्लस 1,200। फिर डिप्रिसिएशन किए तो डिप्रिसिएशन टू पिकअप वैन 10,000, और फिर दोनों को पीएल में भेज दिए। इजी है बेटा, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। जब वो एसेट उठा के लेके जाने वाला केस आएगा ना, वहां पे बस एक ही जर्नल एंट्री बढ़ेगा। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि इसमें कुछ बहुत बड़ा झमेला आने वाला। यही 6 एंट्री मेन है और 1 या 2 एंट्री बढ़ेगा। अब आ जाओ, अगर एग्जाम में सर एंट्री बोलेगा, एग्जाम में एंट्री बोलने का चांस बहुत कम है कि एंट्री बना के दिखाओ। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्या आएगा? सर लेजर बनाने। सर कौन कौन सा लेजर बनाएंगे बताओ जरा। इन द बुक्स ऑफ परचेजर क्या क्या लेजर बन सकता है यहाँ पे? सर एक तो एसेट अकाउंट, मतलब वो पिकअप वैन अकाउंट, और एक हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि उसको पैसा देना है मेरे को, तो क्रेडिटर अकाउंट। कंसाइनमेंट में जो करते थे, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट, तो यहाँ भी वही है। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हम लोग 2 लेजर खोलेंगे, एक एसेट अकाउंट और एक वेंडर अकाउंट। आप हमको बताओ एसेट अकाउंट में क्या है? लगाओ दिमाग, थोड़ा सिंपल। सर जब एसेट खरीदे हो तो यहाँ पे 1 लाख आएगा एसेट अकाउंट में, टू हायर वेंडर बोल के। पैसा में लेते तो टू कैश आता, उधार में जो इसलिए टू हायर वेंडर आएगा। एसेट अकाउंट में सर कोई ड्रामा नहीं है। अब ईयर एंड में क्या हुआ? डिप्री हुआ तो भाई डिप्री कर लो, 10,000 बच गया। कितना वैल्यू? 90,000। सेकेंड ईयर में फिर ये 90,000 क्या हो जाएगा? सीडी, तो यहाँ बीडी हो जाएगा दोबारा। सर 90,000 का बीडी हुआ, फिर सेकेंड ईयर के एंड में क्या हुआ? सर फिर से डिप्री, तो भाई डिप्री कर लो। ये बचा कितना? डिप्री आएगा 10,000, तो बैलेंस सीडी कितना बचा? 80,000। फिर थर्ड ईयर के एंड में सर बैलेंस बीडी कर लीजिएगा 80,000, और फिर बाई डिप्री 10,000, फिर बैलेंस सीडी 70,000। ये चलता रहेगा ऐसे, सीडी बीडी होगी 10 साल तक, ठीक ना? देख लो पहला एंट्री तुम यही तो सीखे थे, एसेट टू हायर वेंडर। तो ये देखो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, एसेट अकाउंट में टू हायर वेंडर लिखे हो। फिर सर वो इंटरेस्ट वाला एंट्री और पेमेंट वाला एंट्री यहाँ आएगा नहीं। अब डिप्री वाला एंट्री यहाँ आएगा, तो एंट्री सीखे थे डिप्री टू एसेट, डिप्रिसिएशन टू एसेट के लिए। यही 2 एंट्री का तो इम्पैक्ट आएगा एसेट अकाउंट। तो 2 एंट्री जो सीखे थे, एसेट खरीदने का एंट्री और डिप्रिसिएशन का एंट्री, ये दोनों एंट्री आपका एसेट अकाउंट में जाता है। यही तो सीखे थे डिप्रिटी के टाइम में भी एसेट अकाउंट बनाना। जब एसेट बढ़े तो डेबिट करो, और डिप्रिसिएशन के कारण जब एसेट कम हो तो क्रेडिट करो। क्लियर है ये एकदम? सर असली लोचा तभी आएगा इस अकाउंट में जब वो एसेट बीच में उठाने का झमेला आएगा, वो भी खाली थर्ड ईयर में ही आएगा, या जिस ईयर में एसेट पिकअप करके लेके जाएगा। तो उतना बड़ा डिफिकल्ट बात नहीं है। और वो भी आप एसेट अकाउंट बनाना सीखे थे बेटा जब डिप्री किए थे तब।
कि एसेट अकाउंट में एसेट जाए तो क्रेडिट करो, उठा के ले जा रहे हो तो वो करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे। अब असली अकाउंट जो चैप्टर में है वो है हायर वेंडर अकाउंट। सर जब हम एसेट अकाउंट में टू हायर वेंडर लिखा, हायर वेंडर अकाउंट में क्या लिखेगा? बाई एसेट, बाई एसेट 1 लाख। मेरा नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ था? इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, तो बाई इंटरेस्ट लिख लो यार। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ तो देखो यहाँ पे जब एंट्री वाइज पकड़ के करोगे ना बेटा तो कभी नहीं अटकोगे, क्योंकि पहला एंट्री तुम किए ही एसेट टू हायर वेंडर, तो देखो हायर वेंडर अकाउंट में बाई एसेट लिखिए। दूसरा एंट्री तुम किए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो देखो यहाँ पे बाई इंटरेस्ट लिखे, कितना 3600 इंटरेस्ट था पहला साल। तीसरा एंट्री क्या है कि हायर वेंडर टू बैंक ना, पेमेंट का एंट्री, तो हायर वेंडर में लिखो टू बैंक, जितना रुपया दियो। सर कितना दिए? 20,000 वो प्लस 3,600, 23,600 दिया है पहला साल में, बाकी बैलेंस शीट बच गया, देना बाकी है, तुम खुद ही देख लो। अच्छा 1 मिनट, एक गलती हुआ, सर डाउन पेमेंट भी दिए थे आप, तो डाउन पेमेंट में भी क्या एंट्री किया? हायर वेंडर टू बैंक, तो हायर वेंडर में वो भी टू बैंक लिखो 40,000। फिर EMI दिए तो टू बैंक लिख दिए। अब बैलेंस शीट कितना बचेगा तुम एग्जैक्टली देख लो, तुम्हारा 1 लाख में 40,000 गया, 20,000 गया, तो एग्जैक्टली 40,000 बचेगा। फिर वो 40,000 यहाँ बाई सीढ़ी हो जाएगा, फिर यहाँ बाई इंटरेस्ट अगले साल का, फिर 2400 इंटरेस्ट था, फिर EMI पेमेंट किए तो टू बैंक, 20,000 EMI का और 2400 इंटरेस्ट का, मतलब 22,400, फिर टू बैलेंस सीढ़ी, कितना बचेगा इस बार? 20,000 से। फिर थर्ड EMI में आ जाइए सर, बाई BD 20,000, फिर सर इंटरेस्ट का एंट्री कीजिए बाई इंटरेस्ट, क्योंकि देखो इंटरेस्ट हो या कोई भी पैसा देना बाकी हो वो मेरा क्रेडिटर को बढ़ाता है ना, तो क्रेडिटर को बढ़ा रहे तुम क्रेडिट कर रहे हो, जब जब पेमेंट करे तो क्रेडिटर को डेबिट कर दे रहे। आप एंट्री वाइज अगर नहीं भी सोचना चाहो ना तो आप एकदम सिंपल अप्रोच में सोच सकते हो। एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो एसेट जब जब बढ़े डेबिट, जब जब कम हो तो क्रेडिट। तो एसेट कम केवल 2 ही कारण से हो सकता है, डिप्री या सेल। वैसे ही हायर वेंडर मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी, पैसा देना है मेरे को उसको, तो अगर सर वो मेरा लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सर वो कब कब क्रेडिट होगा? जब उसको गुड्स का दाम देना है तो 1 लाख देखो लिखे, जब इंटरेस्ट का पैसा देना है तो जब जब इंटरेस्ट देना लिख रहे हैं कि देना है, देना बाकी है, ड्यू एंट्री, तब तब उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और जैसे ही उसको EMI पे कर रहे हैं या डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं तुरंत उसको डेबिट कर दे रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो घटे तो डेबिट करो और बढ़े तो क्रेडिट करो। सर लास्ट EMI में आपको 1200 देने, तो आपको टोटल 21,200 आप पेमेंट किए और आपका लायबिलिटी खत्म, देख लो पूरा अकाउंट बंद होगी। तो यही करना है बेटा बस। अब इसमें केवल एक ही लॉजिकली बढ़ेगा, जब वो एसेट बीच में लेके जाएगा कि वहां पे हायर वेंडर में कुछ लास्ट ईयर में जाके कुछ ट्रीटमेंट होगा और उधर में मेरा एसेट अकाउंट में भी लास्ट ईयर में जाके एक ट्रीटमेंट होगा, तो दोनों में एक एक ट्रीटमेंट और सीखने हैं। देखा जाए तो यही एग्जाम में आने वाला है सब। जो झमेला तुमको दे सकता है वो हो सकता है कैश प्राइस गायब कर देता, तुमको इंटरेस्ट का फिगर निकालने में थोड़ा नौटंकी दे देता, जो लास्ट क्लास में 3 मेथड सीखे थे ना वो वाला झमेला दे देता बस। उसके अलावा करना यही है, और एक एक्स्ट्रा एंट्री सीखना है लास्ट ईयर में जाए, यही है। इतना सही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर दिखता है लोगों को, लेकिन कंसेप्चुअली इतना सही चैप्टर है। जनरल एंट्री करके लेजर पास करते हो? जनरल एंट्री करना ही नहीं है एग्जाम में, खाली लेजर है, लेकिन तुम जनरल सोच के लेजर कर सकते हो तो तुम्हारा अकाउंट का कंट्रोल बेटर रहता है। अगर किसी को लगता है नहीं हम जनरल सोच के नहीं करेंगे लेजर, कहीं एरर होने का स्कोप बनेगा, मत करो। तुम खाली ये सोचो जब जब एसेट बढ़े तो डेबिट करना है, डेप्री के कारण एसेट घटे तो क्रेडिट करना, और जिस दिन उठा के ले जाएगा एसेट तब भी क्रेडिट ही करना है, बस वो वैल्यू निकालने में झमेला ही है। जब एसेट उठा के ले जाएगा तब भी तो क्रेडिट ही करना है एसेट अकाउंट को, एसेट जा रहा है। वैसे ही क्रेडिट, जब मेरा हायर वेंडर क्रेडिटर है, जब जब बढ़े तो क्रेडिट करो, और जैसे ही पेमेंट हो जाए कुछ भी तो डेबिट करो। एसेट उठा के ले जाएगा तो आगे पेमेंट करना नहीं है,
तो उतना फिगर फिर डेबिट कर देंगे। तो वो उस लास्ट एंट्री के लिए सीखने वाला बात बचा क्यों? देख लो आप, यही अकाउंट बना के दिखाया है लोग को। 1 लाख लिखा, 10,000 लिखा, 90,000, फिर 90,000 यहाँ बैलेंस बीड़ी, फिर 10,000 डेप्री, तो 80,000। ऐसे ही चलता रहा। और ये देखो फ्रेंच मोटर में भी यही किया। 1 लाख लिखा, फिर 3600 इंटरेस्ट लिखा, 40,000 का डाउन पेमेंट, 23,600 का EMI, तो 40,000 ड्यू। फिर 40,000 को बीडी किया, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 2,400 रुपये, फिर 22,400 पेमेंट किया, फिर 20,000 बचा। अब जो 20,000 बचा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 1,200 रुपया, 21,200 दिया और अकाउंट खत्म। डेप्री अकाउंट अगर बनाने बोल देता तो क्या दिक्कत था? जब जब डेप्रिसिएशन हो रहा है तब तब डेबिट करो और उसको कहाँ भेज दो उठा के? PL में। तो देखो बाई PL, फिर नेक्स्ट ईयर डेप्री, तो फिर बाई PL, फिर नेक्स्ट ईयर डेप्री, तो बाई PL। तो डेप्री अकाउंट बनाने इसलिए बोलता नहीं कि इस अकाउंट में से कुछ करने को ही नहीं। इंटरेस्ट अकाउंट में भी भाई जब जब इंटरेस्ट हुआ तब तब टू फ्रेंच मोटर, और जैसे इंटरेस्ट को PL में भेज दिए, फिर फ्रेंच मोटर, फिर PL में भेजिए, फिर फ्रेंच मोटर, फिर PL में भेजिए। कोई दिक्कत नहीं? अनुश्री, अब आ जाओ सेकंड टाइप ऑफ कहानी पे, जहां पे हम लोग को क्या बोला था? इंटरेस्ट सस्पेंस। ये एग्जाम में आने का चांस बहुत रेयर है, मान के चलो नहीं आएगा, बट जस्ट फिर भी एक बार जान लो कि अगर सस्पेंस मेथड होता तो क्या होता। सब कुछ नहीं, पहला एंट्री सेम, एसेट टू हायर वेंडर, वही 1 लाख। पहला एंट्री में कोई लोचा नहीं है। दूसरा एंट्री में यह जो स्टोरी है, तुम पिछले मेथड में क्या किए थे बेटा? हर साल का इंटरेस्ट बुकिंग करते थे पहले ड्यू का, और फिर पेमेंट करते थे। यहां बोल रहा है पहला ही साल पूरा इंटरेस्ट का एंट्री ड्यू कर लो। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 3600, 2400 और 1200। ये था ना टोटल इंटरेस्ट 3 साल में। तुम पिछला मेथड में क्या किए थे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 3600 पहला ईयर, फिर दूसरा साल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 2400, फिर तीसरा साल में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1200, और हर साल उस इंटरेस्ट को फिर उसी साल PL में ट्रांसफर। इंटरेस्ट PL टू इंटरेस्ट, PL टू इंटरेस्ट, PL टू इंटरेस्ट। पिछला मेथड में ये तो किए थे इंटरेस्ट के साथ। इस बार क्या करना है? सब पहला ईयर में टोटल इंटरेस्ट को बुकिंग कर लो। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बोल के कितना हो रहा है टोटल इंटरेस्ट? 3600, हाँ 7200। तो सर पूरा 7200 पहला साल में बुकिंग कर लो। पेमेंट एंट्री सेम, हायर वेंडर टू बैंक, वही 20,000 EMI का और 20,000 इंस्टॉलमेंट का और 36,000 इंटरेस्ट का, तो 23,600 पेमेंट कर दो। इस एंट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं। अब जो PL में भेजने का एंट्री है ना, वो नहीं होगा। तो सर यहां 2 चेंज है। पहला चेंज, मेरे को इंटरेस्ट पेएबल का जब हम एंट्री बुकिंग किया तो हम इंटरेस्ट टू हायर वेंडर नहीं करके इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर की, और फिर जब PL में भेजने वाला एंट्री आता है वहां पे हम उसके पहले हम एक एंट्री और पास करेंगे। वो तो करेगा ही, PL में भेजने का एंट्री करेंगे, डोंट वरी। उस साल का खर्चा PL में ट्रांसफर नहीं होगा क्या? होना ही पड़ेगा सर, लेकिन उसके पहले हम एक एंट्री और पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो ये 2 एंट्री मेरा बढ़ गया। एक इंटरेस्ट टू, पहले इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर, और फिर करंट ईयर का खाली इंटरेस्ट को, मतलब 3600 रुपया को इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस कर दिया, बाकी सब एंट्री वही। तो यहां पे डिफरेंस समझ में आया? सर आप पहले इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर किए जिसमें पूरे लाइफ टाइम ऑफ द एसेट का इंटरेस्ट बुकिंग कर लिए, और उसके बाद एक एंट्री पास की इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस जिसमें सिर्फ करंट ईयर का इंटरेस्ट लिखा, बाद में वही PL टू इंटरेस्ट तो करना ही है, वो तो कॉमन एंट्री। पेमेंट का एंट्री भी कॉमन, हायर वेंडर टू बैंक, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। अच्छा एक गलती वही, डाउन पेमेंट था ऊपर वाला, ऊपर वाला डाउन पेमेंट था 40,000, 23,600 का अब एंट्री आ रहा है। डाउन पेमेंट का एंट्री हम हर बार भूल रहे, डिप्री का एंट्री भी। तो देखो नॉर्मल मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में कहाँ डिफरेंस आया? सर नॉर्मल मेथड में हम लोग यहीं पर इंटरेस्ट टू हायर वेंडर कर दे रहे थे,
और उसी ईयर का केवल इंटरेस्ट को लिख ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर करके पूरा लाइफ टाइम का इंटरेस्ट लिख रहे हैं और उसके बाद दोबारा एक एंट्री पास करें इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। देखो इंटरेस्ट सस्पेंस कट गया। तो पहला ईयर में फुल इंटरेस्ट एक बार के लिए बुकिंग हो गया और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम हर साल पीएल में भेजते रहे, क्योंकि अकाउंट बोलता है ना कि अगर फ्यूचर का कोई खर्चा पहले से पता हो तो उसका प्रोविजनल बुकिंग कर लो, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो वही कंसेप्ट को ये फॉलो कर बस। तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री पास हुआ, 1 और 2, बाकी सब कुछ सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। क्लियर है बात? लेजर में क्या होगा सर, एक्स्ट्रा यही होता सर, एक इंटरेस्ट सस्पेंस का लेजर खुल जाता। तो जहां पहले इंटरेस्ट लिखते 3600, पहले पूरा इंटरेस्ट बुक करते 7200। ठीक है, हम क्या एंट्री पास किया, इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर। तो इंटरेस्ट सस्पेंस में टू हायर वेंडर लिखा, 7200 हर साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट करके पीएल करता रहा, बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट वही बनेगा, फ्रेंच मोटर अकाउंट वही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो यही है दोनों मेथड जहां पर प्रेजेंटेशन का कहानी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अ कंपनी लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम बी कंपनी। ए कंपनी है जो बी कंपनी से माल खरीदा, कैश प्राइस दे दिया 1,19,145 रुपये। सर एक बिना कैश प्राइस वाला सम्स करके, यहाँ पे कैश प्राइस हमको निकालना पड़े, यहाँ भी कैश प्राइस दे दिए। यहाँ भी कैश प्राइस दे दिए। ठीक है, कैश प्राइस दे ही दे रहे, नहीं देगा तब निकालने वाला मेथड देखना पड़ेगा। आएगा वही पेपर में जब सम्स करेंगे तो वहाँ पे कैश प्राइस भी निकालना। सर वैसे हायर वेंडर के बुक में क्या होगा, हायर वेंडर के बुक में ना बेटा मेनली एक ही अकाउंट से मतलब है। हायर वेंडर क्या एंट्रीज पास करेगा बेटा, सबसे पहले क्या करेगा, वो सेल का एंट्री पास करेगा। तो वो कैश प्राइस में है, जैसे तुम परचेज का पास किया, सेल का पास किया, हायर परचेजर टू एचपी सेल्स, वो हायर परचेज सेल लिखेगा, नॉर्मल सेल नहीं लिखेगा, क्योंकि उसका हो सकता है ना नॉर्मल सेल भी होता ही होगा। सारा ही माल वो ईएमआई पे थोड़ी बेचता होगा, कोई तो ऐसा भी आता होगा ये पूरा पैसा देके एक बार में लेके जाता होगा। तो वो दोनों सेल्स को सेपरेट रखना पड़ेगा ना, कि कितना माल वो एचपी में हायर परचेज बेसिस पे बेचा और कितना सामान वो नॉर्मली बेचा। दोनों रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना उसके पास, इसीलिए वो अलग अलग सेल्स लिख रहे हैं। नॉर्मल सेल को वह नॉर्मल सेल लिख लेगा और उसको हायर परचेज सेल लिख लेगा। जब डाउन पेमेंट मिलेगा तो बैंक को हायर परचेज है, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो हायर, तुम लिखते थे इंटरेस्ट टू हायर परचेजर, वो लिखेगा हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। तुम लिखते थे सॉरी हायर इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, वो लिखेगा हायर परचेज टू इंटरेस्ट, की इंटरेस्ट उसका इनकम है, वो इनकम बुक कर रहे। जब उसको इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो वो लिखेगा बैंक टू हायर परचेजर, पैसा मिल रहा है उसको, और वो इंटरेस्ट को लास्ट में पीएल में भेज देगा, उसको ना डिप्री से मतलब है ना किसी और से। ठीक बात। और ये एचपी सेल्स को अल्टीमेटली कहाँ लिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं जब ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये काम किया एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। ये वाला पीडीएफ अभी हम आपको शेयर करेगा, ये वाला सम देखना। तो आपको दोनों को बुक्स में मेजोरिटी चीज क्लियर हो गया, 90%। चंद्रलेखा, अनुश्री, तो ये आपका ये मोटा मोटी 90% काम खत्म। अब हमको नेक्स्ट क्लास में लाना है जब वो फेलियर ऑफ ईएमआई वाला काम। हम आपको दोनों मेथड सिखा दिया, 3 मेथड हम आपको प्रेजेंटेशन का सिखाया लास्ट क्लास में, सॉरी कैलकुलेशन का, और 2 मेथड आपको हम प्रेजेंटेशन का सिखाया, नॉर्मल और सस्पेंस मेथड। सस्पेंस मेथड आपको केवल एक बार देख के छोड़ देने, आपके काम का नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता, नॉर्मल मेथड ही आता है और ज्यादातर हायर परचेजर की बुक्स में आता है। बट हायर वेंडर का बुक को देख के रखना चाहिए, है नहीं कुछ भी लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। तो ये दोनों ही कहानी आपका खत्म। अब हमको क्या लाना है अगले क्लास में, सर आपको अगले क्लास में लाना है कि अचानक ईएमआई फेल हो
और सामने वाला पूरा एसेट उठा के ले जाए या पार्शियल रिपोजिशन करे, कंप्लीट रिपोजिशन या पार्शियल रिपोजिशन, तो उन दोनों में वो कैलकुलेशन कैसे निकलेगा और वो आखिरी एंट्री क्या होगी। एंट्री एक ही है, प्रेजेंटेशन में कोई बहुत बड़ा झोल नहीं होगा, एक एक एंट्री सिखाएगा दोनों के बुक्स में और आपका कहानी खत्म। लेकिन आपको जो कैलकुलेशन हो, फिगर निकालना, कंप्लीट रिपोजिशन में कोई झमेला ही नहीं है, एक बार में फिगर निकल जाएगा। जो कहानी आएगा वो पार्शियल रिपोजिशन में, और एग्जाम में सर मैक्सिमम टाइम क्या आता है, पार्शियल रिपोजिशन। वो आना है, ऑनर्स का पेपर दे रहे हो बेटा, जनरल वालों क्या आता है वो नॉर्मल, कि पूरा ही एसेट उठा के ले गया, क्योंकि पूरा एसेट उठाने में कुछ है ही नहीं, स्टोरी ही नहीं है। तो आपको जब हम दिखाएगा ना कि पूरा एसेट उठा के ले गया, आप बोलोगे ठीक है सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे बस बैलेंस करके बंद कर दिया। दोनों अकाउंट में ना जितना बैलेंस बचा उसको बैलेंस करके बंद कर दो, वो एक स्लाइड का कहानी होगा, कोई फिगर भी नहीं निकालना है आपको, जो फिगर वहां दिख रहा है बस वही लिख दो। लेकिन जब पार्शियल रिपोजिशन होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा बेटा, मान लो मेरा 4 ट्रक लाया, मान लो अनुश्री एक ट्रक सप्लायर है, हम अनुश्री से 4 ट्रक खरीदा, मान लो 10 EMI में पेमेंट का बात हुआ था, हाफ ईयरली EMI देना था 10 तो 6 महीना में 10 EMI, मतलब 5 साल में पूरा पेमेंट है ना, हर हाफ ईयरली में एक बार EMI देगा, मतलब साल में 2 बार EMI देगा, तो 5 साल में 10 EMI खत्म। हम 3 साल तक तो EMI भरा, मतलब हम 6 EMI भर दिया। अब हम बोला कि अनुश्री आई कांट पे, और आई कांट पे फुल, अब और पूरा EMI अब नहीं दे पाएगा, हम 7वां EMI को फेल करते हैं। अनुश्री क्या करेगी, अनुश्री के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो सारा ट्रक उठा के ले जाए, मतलब 4 ट्रक का चारों ले जाए, लेकिन सर ये गलत होगा, आप 6 EMI तक भर दी तो आपके साथ ये ज्यादती होगा कि वो सारा ही एसेट उठा के ले जाए। तो वहां होना क्या चाहिए, सर आप 4 ट्रक खरीदे थे, एक काम कर रहा था, बोलो 3 उठा के ले जाओ, 1 छोड़ दो, या 2 उठा के ले जाओ, 2 छोड़ दो, तो जो 2 ट्रक रह गया तो मैं अकाउंट को पूरा क्लोज डाउन तो नहीं कर सकता ना। अगर कंप्लीट रिपोजिशन होता तो अकाउंट पूरा बंद हो जाता भाई, क्योंकि वही ट्रांजेक्शन खत्म हमारे बीच में। मेरे बुक्स में एसेट अकाउंट भी वही बंद हो जाता और वेंडर अकाउंट भी वही बंद हो जाता, अनुश्री के बुक्स में भी वही परचेजर अकाउंट वही बंद हो जाता पूरा, अगर कंप्लीट रिपोजिशन होता तो, है ना। वो लेजर आगे कंटिन्यू होते क्या नहीं, सर सारा ही एसेट उठा के ले गया तो क्या लेजर बचेगा आपका, सब बंद। लेकिन जब पार्शियल रिपोजिशन हो तो सब बंद नहीं होता ना, क्योंकि अगर मान लो एक एग्जांपल ले रहा है कि अनुश्री 2 ट्रक ले गई, 2 ट्रक छोड़ दी, तो सर वो 2 ट्रक का तो EMI अभी कंटिन्यू होगा ना आगे, हाँ, तो वहां पर वो फिगर लेजर को बंद नहीं करने, तो हमको निकालना पड़ेगा कि वो 2 ट्रक का अब तक का वैल्यू कितना है, 2 ट्रक के लिए अभी भी और कितना EMI बाकी है, ये थोड़ा फिगर आउट करके और फिगर पुटिंग करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन सेम है दोनों मेथड में, कंप्लीट हो या पार्शियल रिपोजिशन, पुटिंग का तरीका सेम है, बस खाली फिगर थोड़े से निकलेंगे और बैलेंस सीढ़ी बचेगा। कंप्लीट रिपोजिशन में कुछ बैलेंस सीढ़ी नहीं बचता, दोनों लेजर पूरे बंद हो जाते, वही पार्शियल रिपोजिशन में बैलेंस बचेगा। तो प्रेजेंटेशन में 0 डिफरेंस है, 0 डिफरेंस, बट फिगर निकालने में कहानी, ठीक है। तो वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मोटा मोटी ये चैप्टर डन। तब तक एक काम जरूर करना, पहला वाला जो वीडियो है ना बेटा, उसको एक बार देख के रखना, क्योंकि वो तीनों कैलकुलेशन वहां काम लगेंगे, मतलब कैश पैस गायब रहेगा क्वेश्चन में तो वो भी निकालना है, और एंट्री भी संभालना है, तो वर्किंग ब्रेन में रहना पहले जरूरी है कि कब कैसे क्या वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो हम आपको पार्ट 1 खत्म करेगा, चैप्टर डन।